Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. चैप्टर 7 के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये पांचों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करने हैं. वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स. अब इनके स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो मीथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या बताया था? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. यस, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से तो मतलब बॉन्डिंग होती है. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हाइब्रिडाइजेशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी एटम्स के ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो मिक्स होने पर न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं. इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है. इसमें ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो कार्बन. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है? क्या बताया था कल मैंने आपको कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग एबिलिटी. अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p2 होती है. 2p2 को अगर हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा 2px, 2py, 2pz और 2px, 2py, 2pz को अगर हम क्या कर लें कि दो इलेक्ट्रॉन अगर हमें लगाना हो, ठीक है, तो हम इसको हॉर्नस्टूल के लिहाज से अलग अलग करके लगाएंगे. एक 2px पर लगेगा, एक 2py पर लगेगा. ठीक है, और 2pz पर आ जाएगा 0. सही है. सो यहाँ पर चूंकि ये ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा वैलेंस सेल से अंदर होती है, तो यहाँ से 1s को हम कट कर देंगे और 2s से एक इलेक्ट्रॉनिक जंप करके कहाँ जाएगा? 2pz पर जाएगा. इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी ऑर्बिटल्स की. तो ये हो जाएगा 2s1, 2px1 और फिर 2py1 एंड देन 2pz1. ठीक है, ये यहाँ पर अब हमारे पास ये आ गया एक्साइटेड स्टेट. अब यहाँ पर आप देखें s जो है वो p के साथ मिल गया है, तो 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन गए हैं. अगर ये चारों ही हाइब्रिडाइज हो जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको हम कहते हैं. और अगर एक s 2p के साथ भी हो सकता है तो sp2 है. अगर एक s एक p के साथ हो रहा है तो सूरत में हमारे पास तो वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है. यहाँ पर चूँकि sp3 होती है, चूँकि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वह sp3 हाइब्रिडाइज होगा. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है. तो चूँकि यहाँ पर मीथेन के स्ट्रक्चर बनाना है तो मीथेन में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है. तो यहाँ पर 4 आपके पास sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और चारों अपने आप को मैक्सिमम रिपल्जन करेंगे और मैक्सिमम रिपल्जन करके एक टेट्राहेड्रल शेप आएगा उनका. ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप जो है वो इस तरह से हम जो है वो टेट्राहेड्रल शेप को ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज़ द टेट्राहेड्रल शेप और इसके शॉर्टर लोब्स जो हमें शो करने हैं वो इसके अंदर और यहाँ पर इस तरह से शॉर्टर लोब्स शो हो जाएंगे. ये 4 आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं. ठीक है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये ऑर्बिटल आपका ये आ गया आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये बॉन्ड एंगल होती है 109.5 डिग्रीज. अब 4 हाइड्रोजन भी हैं तो चारों हाइड्रोजन जो है वो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग 4 हाइड्रोजन करेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू. इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल मीथेन के मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है. एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ठीक है, अब इसको सुनने की चीज़ है. ठीक है, ज़रा समझो, अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं करना, पहले कंप्लीट समझने की कोशिश करना क्योंकि ये मेन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा सेक्शन सी में. सब्स्टिट्यूशन डिटेल है ये, तो डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें बताऊँगा, इसको समझना है. तो वही फर्स्ट रिएक्शन जो मीथेन करता है हमारे पास कंबस्टन तो ईजी है कि कंबस्टन जब भी करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करोगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको जलाने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है. ठीक है, अब चाहे मीथेन हो, इथेन हो, इथीन हो, इथाइन हो, बेंजीन हो, किसी को भी जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, और किस तरह से होता है और किस कंपाउंड्स के अंदर हो, तो ये डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री के अंदर 2 बड़े रिएक्शन है, एक एडिशन है और एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, याद रखना है कि जितने भी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं
जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड जिनके अंदर मौजूद होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन के क्या पाई बॉन्ड जिसके अंदर होता है, वो सब के सब एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो दो रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको याद रखें फ़िलहाल कि एक तो सब्स्टिट्यूशन होता है और एक एडिशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है, जबकि एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स के ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं? ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नॉर्मली बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक एक की जगह पर कोई दूसरा आ जाए तो जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। स्कूलों में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं। सब्स्टिट्यूट टीचर कैसे कहते हैं? अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाए तो किसी जगह पर जो है वो क्लास लेने के लिए आ जाए, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर। इस तरह से फुटबॉल के जब मैचेस होती हैं, फुटबॉल के मैचेस जब हो रहे होते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब उसमें इजाज़त होती है कि ओवरऑल एक हाफ के बीच में आप जो है वो खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि खिलाड़ी थक जाए या इंजर्ड हो जाए तो क्या होता है, वो खिलाड़ी चला जाता है, दौड़ता है, उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी जाता है, तो एरो अप और एरो डाउन बना हुआ आ रहा होता है। एक बंदा भाग रहा होता है, दौड़ता है, उसकी जगह दूसरा आ रहा होता है, तो एक में मतलब एरो अप बना होता है, एक में डाउन, कि ये ऑफ हुआ है और ये इन हो गया, आउट और इन लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है। तो ये इजाज़त होती है फुटबॉल के अंदर सब्स्टिट्यूशन की, कि आप खिलाड़ी अपने बीच में चेंज कर सकते हैं अगर कोई इंजर्ड हो जाए या ये। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की जगह कोई दूसरा आ जाए, सिंपल ये चीज़ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेम ऐसी चीज़ होता है कि एक के हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में आर के साथ जैसे कि एच जुड़ा हुआ होता है, कोई अल्केन है ना, ये अल्केन में आर के साथ एच जुड़ा होता है, उसके साथ कोई भी चीज़ रिएक्शन करेगी, मिसाल के तौर पर एक्स कोई भी चीज़ के साथ रिएक्शन करे और रिएक्शन में क्या हो जाए, इस एच की जगह पर ये एक्स आकर अटैच हो जाए, जैसे आर एक्स बन जाएगा और एच ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इस एक्स ने इस एच को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बदले में आ गया ना उसके अल्केन की। तो ये आपको यहाँ पर जो है ये जो सब्स्टिट्यूशन जो चीज़ मेन प्रोडक्ट आपके पास है, रिएक्टेंट आपके पास है, सॉरी, ये आपके पास कहलाता है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट कहलाता है, जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है ये कहलाता है रिएजेंट, जैसे को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है जो बन गया आगे जाकर आर एक्स सब्स्टिट्यूशन के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो बाहर निकल गया रिएक्शन के बाद, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप, जो छोड़कर जो ग्रुप जो बाहर निकल गया अल्कीन के अंदर से, ठीक है। ये मैंने एक जनरल आपके सामने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रखा है। अब ये एक्स कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो जाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप कोई भी ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इस एच को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और अगर यहाँ पर एक्स पे अगर हम हैलोजिन समझ लें कि कोई हैलोजिन है कि आर एच के साथ जो एक्स है, एक्चुअली ये एक्स असल में कोई हैलोजिन है, तो उस सूरत में ये वाले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये पूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सूरत में इसको हम लोग कहेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हैलोजिन हाइड्रोजन की जगह पर आ जा रहा है। समझ में आ गई बात? अगर हैलोजिन की जगह NO2 ग्रुप आ जाए तो नाइट्रेशन बोल देंगे, मतलब डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूशन के भी टाइप्स आ जाएंगे अलग अलग। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन के अंदर भी अगर आप एक्स की जगह पर अगर आप Cl लगा दें, कोई हैलोजन लगा दें, अब हैलोजिनेशन की एक स्पेशल टाइप बन गई, अब उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरिनेशन। अगर Br आ जाए ब्रोमिनेशन, I आ जाए एडिनेशन, F आ जाए फ्लोरिनेशन, ठीक है। ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हो। और जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कोई रिएजेंट या कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर लग जाता है, और ये रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। अगर सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन है तो ये कहलाता है हैलोजिनेशन, और हैलोजन के अंदर अगर वो क्लोरीन है तो वो क्या आएगा, क्लोरिनेशन। क्या बात समझ में आ गई? अब सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है ना, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो 3 तरह से होता है, मतलब 3 तरह से ये मैकेनिज्म होता है, 3 तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, 3 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। एक हमारे पास कहलाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
3 तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करके ये रिएक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने अभी ये 3 नाम आपके पास जो लिखे हैं, ठीक है, ये 3 नाम, ये तीनों की तीनों चीज़ असल में है क्या? ऑल दिस 3 आर एक्चुअली द मैकेनिज्म्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें मैकेनिज्म्स भी पता होने चाहिए रिएक्शंस के, रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल और इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब क्या फ़र्क होता है कि अगर RH आ गया और R पर भी कोई चार्ज नहीं, H पर भी कोई चार्ज नहीं, फिर अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी, मतलब X भी कोई फ्री रेडिकल ही होगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब है कि RH आ गया, मतलब कोई कंपाउंड हमारे पास आ गया, कोई भी कंपाउंड हमारे पास है जैसे RH है, और आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, X+ है, तो उस सूरत में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर RH के साथ अगर X पर माइनस है तो उस सूरत में न्यूक्लियोफाइल है। देखो फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क होता है तीनों में? फ्री रेडिकल में तो कोई चार्ज नहीं होता, इट कैरीज नो चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जो मैंने X+ बनाया ना, तो आगे मैं इसको लिख देता हूँ कि जो X+ चार्ज बनाया, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब हमने पढ़ा, फाइल का मतलब होता है लविंग या लवर। जैसे है ना, कहते हैं हम फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी, तो फिल का मतलब होता है लवर, फिलॉसफी मतलब, सोफी मतलब होता है विजडम, और फिल मतलब लवर। द लवर ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलोसोफर, फिलॉसफी। इस तरह फिल को अगर हम देखें तो फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो के मतलब होता है इंसान, फिल मतलब लव, फिलैंथ्रोपिस्ट द लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे अब्दुल सत्तार थी वो द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा होता है, वो लव करते थे इंसानों से, तभी इंसानों के लिए बड़ा काम उन्होंने किया। इस तरह से बहुत सारे हैं। बिब्लियोफाइल, किसी इंसान को किताब पढ़ने का बहुत शौक है तो उसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। बिब्लियो बाइबल से निकला, बाइबल मतलब किताब, और फाइल मतलब लवर, तो बिब्लियोफाइल द बुक ऑफ लवर्स। तो फाइल मतलब होता है लवर, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब द लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत वही करेगा जिस पर खुद कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव वाला ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह ये X- अगर आ जाए तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव लवर। तो पॉजिटिव लवर कौन होगा? जिस पे खुद नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो 3 में से एक मैकेनिज्म से कर रहे होते हैं। तो जैसे कि अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो बेंजीन होता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। इस तरह से जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बेंजीन मतलब अल्केन में जब कोई आकर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। यही अगर बेंजीन पर आकर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर अल्काइल हैलाइड में कोई सब्स्टिट्यूशन आना चाहेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर चूँकि हम अल्केन्स, मीथेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसा होता है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अलग है, इसका अलग एक्सप्लेनेशन है पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में, इसका अलग लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है। ये चैप्टर 7 में पढ़ते हैं, ये भी 7 में पढ़ते हैं, ये चैप्टर 8 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बता दूँ कि अल्केन्स के सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी में 2 ही रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है कंबस्टन, जो कि बहुत ईजी है। दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूँकि अल्केन्स एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्केन्स के हाइड्रोजन की जगह को दूसरा आके लग जाता है, कोई भी दूसरा आकर लग जाएगा उसकी जगह पर, और कोई भी दूसरे में से अगर वो हैलोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन। और उस हैलोजन के अंदर अगर वो क्लोरीन है तो फिर क्या कहलाएगा? क्लोरीनेशन। तो अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की अलग से हेडिंग करके हम अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि मीथेन की क्लोरीनेशन करनी है, मतलब CH4 का Cl2 से रिएक्शन करवाना है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यकीनन, चूँकि अल्केन है, अल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फोटो में लाइट इस्तेमाल हो, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसका हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, हर वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो मीथेन की क्लोरीनेशन भी लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसके लिए हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन में दिखाता हूँ क्या हो रहा है, उसके बाद में मैकेनिज्म आपको सिखाऊंगा।
तो ओवरऑल जब हम रिएक्शन की बात करें, इसके अंदर याद रखो हर स्टेप में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसको एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे? मीथेन का रिएक्शन Cl2 क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में है, या तो आप इसको सनलाइट लिख दो इस एरो के ऊपर, या तो H बना दो। H बनाने का मतलब भी दैट इज़ एनर्जी जो कि हमें लाइट से हासिल हो रही है, ठीक है। तो H भी लिख सकते हैं और H की जगह आप जो है वो सनलाइट भी लिख सकते हैं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से याद रखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव होगा, ठीक है, और Cl इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा CH3Cl और वो H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? HCl। याद रखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक के सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उतने स्टेप तक चलेगा। अब मीथेन में चूँकि 4 हाइड्रोजन होते हैं तो 4 स्टेप तक ये चलता रहेगा। तो CH3Cl है, अगेन इसका Cl2 रिएक्शन, देन सनलाइट, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH2Cl2, और उसके साथ क्या बन गया? HCl। थर्ड स्टेप होगा, फिर CH2Cl2 रिएक्शन करेगा, किसके साथ? Cl2 के साथ। ये चेन रिएक्शन चल रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो CHCl3 बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। फिर CHCl3 का अगेन आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। यहाँ जाकर चेन हो जाएगा टर्मिनेट, यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंपाउंड बना CCl4 तक बना, अच्छे कंपाउंड्स के नेम मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें, कॉमन नेम के लिहाज से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड, ये आपका मिथाइल क्लोराइड है। और IUPAC नेम अगर हम इसकी बात करें हेलो अल्केन के लिहाज से हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अल्काइल हैलाइड बना हुआ ना ये। इस तरह से यहाँ पर अगर हम कॉमन नेम बात करें तो ये हो जाएगा मिथाइल और 2 क्लोरीन हैं तो मिथाइल डाइक्लोराइड, और IUPAC हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। इस तरह से अगर हम CHCl3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल ट्राइक्लोराइड, और नेक्स्ट नाम क्या हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोमीथेन। अब इसके बाद इसके अंदर इसी कंपाउंड को CHCl3 को ज़्यादा फेमस नाम इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है ना, बेहोश करने के लिए होता है, बच्चे को बेहोश करना है तो सूरत में यस, उसमें क्या होता है कि उसको मतलब जो है वो लाइक हैंकर चीफ में आप जो है वो क्लोरोफॉर्म डालते हैं, उसके बाद जो किसी बच्चे को सुंघाया जाता है ना, दिखाते हैं वो बेहोश हो जाता है, लिक्विड टाइप का, वो यही होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगवा करने के लिए, किडनैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा CCl4 में अब चूँकि मिथाइल नहीं बनेगा, ये कार्बन है अकेला, ये हो जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यस। और IUPAC इसका हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। सो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया ओवरऑल कि मीथेन की क्लोरीनेशन जब हम करेंगे तो मीथेन की क्लोरीनेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है वो हाइड्रोजन कम होगा और एक एक क्लोरीन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एट द एंड जैसे हमने कहा कि टेट्रा क्लोरोमीथेन, मीथेन सिर्फ एक कार्बन इसकी वजह से कह रहे हैं, हाइड्रोजन का कोई जैसे ताल्लुक नहीं होता, ठीक है कहने का। तो ये स्टार्ट से मिथाइल क्लोराइड से लेकर कार्बन टेट्रा क्लोराइड तक समझ में आया कैसे बना ये कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन। तो ये हम इसको ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म में स्टार्ट करो, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा था डिटेल में, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब शुरू तो पहले हो चुका है, लेकिन उसकी मेन चीज़ यहाँ पर है मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म से मुराद ये कि किस तरह से रिएक्शन होता है, बॉन्ड का बढ़ना, टूटना, जुड़ना, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, पूरा पोस्टमार्टम होता है मैकेनिज्म के अंदर रिएक्शन का। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कि ये जो मैकेनिज्म होगा इसका, वो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। अल्केन सारे के सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म 3 स्टेप पर मुश्तमिल है, इसका 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होता है यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन।
मतलब चेन का इनिशिएट होना, तो चेन इनिशिएशन यहाँ से चेन स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो ये पहला जो स्टेप है बच्चों, ये पहला स्टेप है फोटोकेमिकल। यहीं पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब सनलाइट ऐसा क्या करता है रिएक्शन के साथ, हो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। या फोटोकेमिकल रिएक्शन तो नहीं, फोटोकेमिकल स्टेप है ये, एक्चुअली रिएक्शन तो कंप्लीट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि जो हैलोजेंस हैं जो आप यूज़ करेंगे, हैलोजन का मॉलिक्यूल, हैलोजन आपको पता है क्लोरीन जैसे यूज़ कर रहे हैं, Cl2 तो बॉन्ड करके शो कर दिया। और आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में हमने कंप्लीट बॉन्डिंग इसके पढ़ी, किस तरह से बॉन्डिंग करता है सिंगल कोवेलेंट ये। तो ये बॉन्ड पेयर हैं और ये सारे लोन पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है इसके अंदर कि ये जो बॉन्ड है क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अच्छा, बॉन्ड फिशन हो जाती है। ये बात याद रखें कि केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड फिशन 2 तरह की होती है। बॉन्ड फिशन जो है वो 2 तरह की होती है। बॉन्ड फिशन मतलब होता है टूटना, बॉन्ड का टूटना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह से बॉन्ड टूटता है। एक हम लोग कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या फ़र्क है? होमोलाइटिक में एक जैसे एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूटता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, इनके बीच में बना हुआ बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.0 3.0 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। यही हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूटता है। जैसे HCl, अब ये 2.1 है और क्लोरीन 3.0 है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत हाइड्रोजन के, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज़्यादा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास ले लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन पे कोई चार्ज नहीं आता। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, चार्ज आ रहा होता है, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक मौजूद होता है, जिसकी वजह से जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास रख लेता है। यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी, सही बात है ना, चूँकि 2 सेम एटम्स हैं, उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा एक एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, तो दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया था। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो दोनों के साथ साथ हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ना इस पर कोई चार्ज आया ना इस पर कोई चार्ज आया। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये दोनों हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स तैयार हुए हैं। आगे बात समझ में आता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन के बीच का मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटता है सनलाइट की वजह से, कि सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फोटॉन्स की वजह से। और ये भी बॉन्ड टूटता है तो चूँकि सेम एटम के बीच का बॉन्ड बना हुआ तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स की जनरेशन हो जाती है। इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि फ्री रेडिकल बनता है इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है। स्टेप नंबर 2 में जो है वो क्या होगा, दैट इज़ चेन प्रोपेगेशन। अब यहाँ पर चेन प्रोपेगेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब चेन प्रोपेगेट कैसे करेगा, जैसे अब आ जाएगा अल्केन, कोई मीथेन का मॉलिक्यूल। अब मीथेन आप जानते हैं CH4, ठीक है। अब इस CH4 में क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ से एक जो आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा और वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये इस कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड क्लेवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन आ गया ये, ठीक है। CH3Cl हो गया, मिथाइल क्लोराइड। और साथ में क्या चीज़ अलग हो गई, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। देन ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरा जो क्लोरीन है, तो सेकंड क्लोरीन, 2 क्लोरीन बने थे ना, सेकंड क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, बॉन्ड बन जाएगा HCl के बीच में। बस समझ में आ गई इसमें। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका, मतलब सेकंड स्टेप हुआ, चेन प्रोपेगेट होने शुरू हो गई। अब ये चेन आगे चलती रहेगी। अब ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा, ठीक है। HCH, फिर यहाँ पर H, फिर सर यहाँ पर सर Cl आ गया, नेक्स्ट एक नया Cl आ जाएगा। ये नया Cl जब आएगा तो क्या करेगा, दूसरे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये Cl जाकर इस पर अटैच हो जाएगा, फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो H हो जाएगा कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्लोरीन लग गया, यहाँ पर भी क्लोरीन और H अलग हो गया। फिर ये H दूसरे Cl, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे क्लोराइड फ्री रेडिकल बने होंगे,
कि दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। फिर इसके बाद 2 बार और ऐसे होगा, एक बार ये हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एक बार ये हाइड्रोजन निकलेगा, CCl4 तक बनेगा। ये आगे मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद भी आगे कर सकते हैं इसको एक एक करके। मतलब आपको क्या करना है कि फिर एक हाइड्रोजन निकालना है, देन Cl के साथ जोड़ना है, फिर एक हाइड्रोजन निकालना है, Cl के साथ जोड़ना है। स्टेप 2 के बाद आखिरी स्टेप जो हम लिखेंगे दैट इज द स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप। यहाँ पर चेन रुक जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेशन। यहाँ पर चेन हो जाएगा टर्मिनेट। अब कैसे टर्मिनेट होता है चेन, मैं बता देता हूँ इसमें कि अब सारे जब हाइड्रोजन निकल गए, और जब सारे हाइड्रोजन निकल गए तो क्लोरीन तो यहाँ पर बड़ी तादाद में होगा ना। अब क्लोरीन को तो कोई मिलेगा नहीं हाइड्रोजन अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, जितने भी क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने होंगे पहले से, जितने भी क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं वो क्या करेंगे, आपस में दोबारा बॉन्ड बनाकर क्लोरीन गैस बन जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में दोबारा बन जाएगा, और सेकंड स्टेप में क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हर हाइड्रोजन के साथ। बस समझ में आया पूरा मैकेनिज्म जो मैंने रिएक्शन का किया है, दैट्स फ्री रेडिकल। हाँ आखिरी वाला बताऊँ, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ना जो क्लोरीन होता है ये Cl2 यहाँ पर एक सूडो मॉलिक्यूल है, सूडो मॉलिक्यूल। अब सूडो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, ज़्यादा तादाद में होता है, ये हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं। बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर होते हैं, तो बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बहुत सारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अब सारे फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। जब सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचता, सारा हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो फिर भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बचे होते हैं। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके Cl बॉन्ड बना के क्लोरीन गैस बन जाते हैं सारे, फिर रिएक्शन खत्म हो जाता है। बस समझ में आ गई।